हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कार्नोट इंजन को थोड़ा बारीकी से समझेंगे। कार्नोट इंजन क्या होता है? कार्नोट इंजन एक इंजन नहीं होता है, बल्कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस होता है। क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस होता है, जिसमें कुछ हाइपोथेटिकल प्रोसेसेस लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक कार्नोट इंजन जो सबसे अच्छा काम करता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें 1 से 2 जो स्टेट आता है, ये लिखा हुआ है कार्नोट इंजन अ हाइपोथेटिकल इंजन रन्स इन रिवर्सिबल मैनर। ये एक रिवर्सिबल मैनर में काम करता है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस होता है। ये एक्चुअल में इंजन नहीं बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस होता है, जिसको कार्नोट इंजन कहा जाता है। ठीक है, इसकी खासियत होता है कि जब ये एक्सपांड करता है तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन इट डज वर्क maximum and during contraction the minimum work is needed to be done। जब भी आप कार्नोट इंजन के बारे में आप सोचेंगे तो जब एक्सपेंशन होगा तो उस समय ये मैक्सिमम वर्क करेगा, और जब कंप्रेशन होगा सिस्टम का तो उस समय सबसे कम वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस बेसिस को ध्यान में रखकर किया जाता है। ड्यूरिंग एक्सपेंशन मैक्सिमम वर्क इज डन and during compression minimum work is needed to be done। ठीक है, तो कार्नोट इंजन क्या है? आपको एक हाइपोथेटिकल इंजन है जो कि रिवर्सिबल मैनर में काम करता है। ठीक है, तो हम लोग जो कार्नोट इंजन पढ़ेंगे उसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व है। पहला स्टेप जो आपको है 1 से लेकर 2 तक जो है वो आपको है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये वो स्टेप है जहां पर कार्नोट इंजन सराउंडिंग से हीट को लेता है। QH हॉट बॉडी से हीट को लेता है और उस समय टेम्परेचर कितना होगा? TH के बराबर होगा। 1 से 2 स्टेप एक ऐसा स्टेप होता है कि आइसोथर्मल होता है। 1 से 2 स्टेप क्या होता है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल स्टेप होता है, जिसमें हॉट बॉडी से सिस्टम QH अमाउंट ऑफ हीट लेता है एट दी T हॉट बॉडी के टेम्परेचर। ठीक है, जो स्टेप आपका 2 से 3 है ये आपको रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है। ठीक है, क्या होता है? ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है। थर्ड स्टेप जो होता है, ठीक है, ये एक्सपेंशन वर्क करता है। थर्ड स्टेप होता है इसमें QC अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग टू द कोल्ड बॉडी टू द सिंक। सिस्टम आपको QC अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग को रिजेक्ट करता है या सिंक को रिजेक्ट करता है। किसको रिजेक्ट करता है? सिंक को रिजेक्ट करता है एट द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी, एट द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। ठीक है, ये आपका 3 to 4। 3 to 4 में क्या हुआ? आपको रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है। ठीक है, और 4 से जब 1 पे आते हैं तो 4 से 1 में आपको रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो बेसिकली जो कार्नोट इंजन है, जो हाइपोथेटिकल इंजन है, ये इन 4 प्रोसेसेस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। पहला प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस आपको है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसमें खास चीज क्या होता है? इसमें खास चीज क्या होता है? ये आपका सिस्टम है, ये आपका हॉट बॉडी है और ये आपका कोल्ड बॉडी। तो 1 से 2 प्रोसेस में सिस्टम हॉट बॉडी से QH अमाउंट ऑफ हीट लेता है
एट द टेम्परेचर TH। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्लीट हुआ, 2 से 3 जब हम जाते हैं तो ये आपको एडियाबेटिकली एक्सपेंड करता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, और सिस्टम कुछ आपको वर्क करता है। सिस्टम क्या होता है? कुछ आपको वर्क करता है। इसके बाद 3 to 4 को हम जाते हैं तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। तो इस समय क्या होता है कि सिस्टम आपको QC अमाउंट ऑफ हीट सिंक को या कोल्ड बॉडी को रिजेक्ट करता है एट द टेम्परेचर TC, ठीक है। एंड लास्टली 4 to 1, 4 to 1 क्या है आपको? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन का मतलब हो गया कि आपको कंप्रेशन होगा और ओरिजिनल स्टेट पर ये पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये कार्नोट इंजन का जो थ्योरी है उसमें कहा जाता है कि बिटवीन द सेम सोर्स एंड सिंक, बिटवीन द सेम सोर्स, इसको सोर्स ऑफ हीट कहते हैं, यही आपका सोर्स और यही आपका सिंक, नाम इसमें यूज होते रहते हैं। बिटवीन द सेम सोर्स एंड सिंक ए कार्नोट इंजन हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी। यहाँ पर किसी भी तरह का सिस्टम लगा दीजिए, मतलब कोई अलग कॉम्बिनेशन का एसर को बदल दीजिए और उसको यहाँ पर लगा दीजिए, वो जो वर्क करेगा उससे भी ज्यादा आपको इनके कॉम्बिनेशन वाले वर्क करेंगे। जैसे आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है, तो इन सबको बदल दीजिए, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, कुछ भी कॉम्बिनेशन ले आइए, कुछ भी आप अदर कॉम्बिनेशन के यहाँ पर लगाइएगा तो उसका जो इफिशियंसी होगा वो इस वाले कॉम्बिनेशन से हमेशा कम होगा। नो इंजन कैन वर्क मोर इफिशिएंटली देन कार्नोट इंजन, और कार्नोट इंजन से मोर इफिशिएंटली कोई भी इंजन आपको काम नहीं करता है। कार्नोट इंजन से मोर इफिशिएंटली कोई भी इंजन आपको काम नहीं करता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इफिशियंसी को कैलकुलेट करने जाते हैं। ठीक है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज, ठीक है। यह आपको ध्यान है कि ये T हॉट बॉडी का है, ये किसका है आपका? ये टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी है और ये आपका टेम्परेचर ऑफ कोल्ड, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पे V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, कुछ है। वर्क आपको इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। Therefore, we can write work done in the process 1 से 2। तो 1 से जो 2 प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो वर्क डन हो जाएगा -mRT, T टेम्परेचर यहाँ कितना है? TH, -nRTH ln V फाइनल, तो फाइनल ये पोजीशन है बाय V इनिशियल, ठीक है। ये लिख सकते हैं। वर्क डन 2 से 3 में क्या हो जाएगा? वर्क डन 2 से 3 में क्या होगा? तो वर्क डन 2 से 3 में आप अगर देखें कि कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक में वर्क डन होता है NCV डेल्टा T के बराबर होता है, N इंटू CV इंटू डेल्टा T। यहां से शुरू हुआ यहां गया, यानी फाइनल टेम्परेचर TC होगा, TC माइनस TH, ठीक है। वर्क डन 3 से लेकर 4 तक कितना हो जाएगा? ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। कौन सा है? आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। तो वर्क डन हो जाएगा -nRT, T कौन सा है? TC ln V फाइनल, V फाइनल आपको क्या हो जाएगा? V4 बाई V इनिशियल, क्या हो जाएगा आपको? V3, ठीक है। एक और है, एंड वर्क डन
4 से लेकर 1 तक, 4 से लेकर 1 तक में वर्क, ये कौन सा प्रोसेस है? अगेन एडियाबेटिक कंप्रेशन। इसीलिए लिख सकते हैं वर्क डन NCV डेल्टा टी के बराबर होता है N इंटू CV इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी आप देखिए टी फाइनल, टी फाइनल क्या है? TH माइनस टी इनिशियल यानी कि TC। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? देयरफॉर वर्क डन टोटल क्या हो जाएगा? ये होगा वर्क डन 1 से लेकर 2 तक, वर्क डन 2 से लेकर 3 तक, वर्क डन 3 से लेकर 4 तक एंड वर्क डन 4 से लेकर 1 तक आपको होगा। इसको लिख दीजिए आप, ठीक है? माइनस NRT TH ln V2 by V1 NCV प्लस NCV TC माइनस TH प्लस, ठीक है, यहां माइनस साइन है, माइनस NRTC ln V4 by V3 प्लस NCV TH माइनस TC। आप जब देखेंगे तो सबको जब ऐड किए हैं तो यहाँ तो 2, 1 और 4, 3 इसलिए कैंसिल नहीं होगा, लेकिन NCV TC माइनस TH और TH माइनस TC है तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और इसीलिए ये टर्म और ये टर्म आपको क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो एंड पे आपको ये क्या मिल जाएगा? माइनस NR इंटू TH ln V2 by V1 प्लस माइनस NR ले लीजिए TC ln V4 by V3। अगर आप किसी तरीके से V2 और V1 को V4 और V3 से रिलेट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? इसको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है? अब हम लोग एक काम करेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस को यहां रिलेट करेंगे, ठीक है? एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो आपको 2 से 3 वाला है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में TV रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो यहां पर का टेम्परेचर, यहां पर का टेम्परेचर, यहां पर का वॉल्यूम गामा माइनस 1 इज इक्वल टू यहां पर का टेम्परेचर, यहां पर का वॉल्यूम गामा माइनस 1 हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप 1, ठीक है? और एक और ले लीजिए प्रोसेस, एक और ले लीजिए एंड एडियाबेटिक प्रोसेस एक और है। कहां से कहां तक? 4 से 1 तक। तो यहां पर भी आप ये लगाएंगे, यही फार्मूला लगेगा। तो यहां पर का टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है? TC V4 पर पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू यहां पर का T1 TH V1 पर पावर गामा माइनस 1। इसको आप 2 ले लीजिए। आपको चाहिए क्या? आपको V2 by V1 चाहिए। आपको क्या चाहिए? V2 by V1 का रिलेशन चाहिए। तो उसको निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए इसको निकाला जाए। आप एक काम करें, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1 एंड थोड़ा यहां भीग गया है, ठीक है? थोड़ा यहां भीगा हुआ। चलिए
मल्टीप्लाई वन एंड टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। TH इंटू TC V2 इंटू V4 पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TC इंटू TH इंटू V3 V1 गामा माइनस 1। यहां से आपको एक चीज लग रहा होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और गामा माइनस 1 पावर भी हट जाएगा, और यहां से आपको क्या आ जाएगा, V2 इंटू V4 V3 इंटू V1। हमारा इच्छा क्या है, V4 और V3 को निकाल लो। देयरफॉर V4 by V3 इज इक्वल टू V1 by V2। समझ गए? इसको आप इक्वेशन ए मान लीजिए, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन ए, तो W टोटल आपको क्या हो जाएगा, ये W टोटल ही था, तो W टोटल आपको किसके बराबर हो जाएगा, -NR TH ln V2 by V1 प्लस TC इंटू ln V4 by V3 की जगह पर V1 by V2 लिखना होगा। एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि V2 by V1 यहां भी है और V2 by V1 यहां भी है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो लिख सकते हैं -NR ln V2 by V1 कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा यहाँ पे TH V2 by V1 है, तो यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा, माइनस TC। इसको लिख सकते हैं -NR TH माइनस TC ln V2 by V1। ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि वर्क डन टोटल तो हम लोग को आ गए, वर्क डन टोटल तो हम लोग को आ गया, इसीलिए इफिशियंसी कितना होगा, इफिशियंसी क्या होगा, तो ये सिस्टम ने आपको QH अमाउंट ऑफ हीट लिया था, ठीक है, कितना हीट लिया था, QH अमाउंट ऑफ हीट लिया था, ठीक है। तो QH क्या हो जाएगा, QH इज इक्वल टू del U माइनस W। इस प्रोसेस के लिए 1 से लेकर 2 तक लिए इसको लगाइएगा, तो ये तो आइसोथर्मल है, तो इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, और माइनस W आइसोथर्मल के लिए वर्क डन हो जाएगा NR TH ln V2 by V1। तो इफिशियंसी जब निकालने में आएंगे इस प्रोसेस का, Q वर्क डन कितना होता है, थोड़ा देर पहले लिखे थे -NRT H ln V2 by V1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पर लिखेंगे इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द इंजन बाय हीट टेकन बाय द इंजन। तो वर्क डन बाय द इंजन क्या हो गया, तो वर्क डन बाय द इंजन है -NR TH माइनस TC ln V2 by V1 by QH। QH मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं, साइन वगैरह नेगेटिव आ सकता है, QH हो जाएगा NR TH ln V2 by V1, ठीक है। मॉड रख दीजिए, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव होता है, NR कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, TH माइनस TC बाई TH, यानी कि 1 माइनस TC बाई TH।
यहां से हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि इफिशियंसी जो आपका होता है कार्नोट इंजन का वो मैक्सिमम होता है, एंड दैट इज गिवन बाय दिस वन। दिस इज मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, ये क्या है आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी है किसी भी इंजन का। ठीक है, अब हम लोग को सीखना है क्लॉसियस थ्योरम, जिसको क्लॉसियस इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये थ्योरम करता है आपको कि बिटवीन सेम पेयर ऑफ hot body temperature and cold body temperature, the efficiency of Carnot engine is maximum than any arbitrary engine which works irreversibly, अब इस चीज पर ही यहाँ पर काम करना है। पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। Between same temperature pair of the source and the sink the efficiency of any arbitrary engine which works irreversibly is always less than that of Carnot engine। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि efficiency of any arbitrary engine which works irreversibly, यानी कि efficiency of an irreversible engine is always less than that of Carnot engine। Carnot engine का क्या होता है आपको इफिशियंसी, ये रिवर्सिबली काम करता है। कैसे काम करता है आपको ये रिवर्सिबली आपको काम करता है। ठीक है, तो एनी इंजन का इफिशियंसी क्या दे सकते हैं Q1 माइनस या QH माइनस QC बाई QH इज इक्वल टू, सॉरी, किसी भी इंजन का देना हो तो ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब रिवर्सिबली वो काम करता तो T हॉट माइनस T कोल्ड बाई T हॉट से दे सकते हैं। ये कार्नोट इंजन का और ये किसी भी इंजन का, तो इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। इसको जब सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, तो आपको आएगा, देखिए QH माइनस QC है, TH माइनस TC। तो आप इसमें एक काम करिए, -1 दोनों जगह सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या 1 माइनस दोनों साइड कर लीजिए। 1 माइनस QH माइनस QC बाई QH, 1 माइनस TH माइनस TC बाई TH। सॉल्व करें, QH माइनस QH प्लस QC बाई QH, TH माइनस TH प्लस TC बाई TH लिख सकते हैं। इसमें ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं QC बाई QH is less than TC by TH।
ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है QC बाई TC, QC बाई TC एंड QH बाई TH लिखा जा सकता है। अगर हम सिस्टम के लिए देखें, इसके लिए देखें, सिस्टम के लिए देखें, तो हम लोग को यहां क्या करना होगा, इसको लेस देन 0 करने के लिए इसको इस साइड लेना होगा, QC बाई TC माइनस QH बाई TH इज लेस देन 0, इज लेस देन 0 आपको लिखना है, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं QC, QC को आप पॉजिटिव ले लीजिए एंड QH को आप निगेटिव ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, QC बाई TC प्लस QH बाई TH लेस देन 0। इसको लिखा जा सकता है, देखिए QC बाई TC यानी एंट्रोपी चेंज of the system while rejecting the heat and entropy change of the system while accepting the heat। इसको लिखा जा सकता है सिग्मा Q बाई T इज इक्वल टू 0। और चूंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, किस तरह का प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए साइक्लिक प्रोसेस में सॉरी लेस देन 0, साइक्लिक प्रोसेस में जब ये लगता है तो इंटीग्रेशन साइक्लिक बना दिया जाता है, Q बाई T इज लेस देन 0, और ये क्या लिखा गया है, इरिवर्सिबल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा आपको यहाँ पर, इरिवर्सिबल लिखा जाएगा, सॉरी आप प्रोसेस को तो रिवर्सिबल ही मान के चल रहे हैं, अभी इसको ऐसे ही छोड़, इसी को क्या कहा जाता है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लॉसियस। मैं आपको बता दूं ये सब थोड़ा मुश्किल है, ये सब आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपसे केवल यही पूछा जाएगा, ठीक है, कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी किसको कहते हैं, तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी आपको यही है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी आपको यही है, ठीक है। इसी चीज को आप याद रखिएगा, आपको काम होते रहे, ठीक है। क्लॉसियस थ्योरम एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या रिलेशन है, तो हम लोग एक काम करते हैं, क्लॉसियस थ्योरम तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में लगाते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में, क्लॉसियस थ्योरम can be applied to irreversible cyclic process to get the practical form of second law of thermodynamics। जैसे हम एक प्रोसेस लेते हैं कि स्टेट 1 से हम स्टेट 2 चले जाते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस, और स्टेट 2 से फिर से स्टेट 1 आ जाते हैं फॉलोइंग रिवर्सिबल लॉ, ठीक है।
तो यहां से यहां जाना और लौट कर आना, ये साइक्लिक प्रोसेस है। और इस पूरे कॉम्बिनेशन में इरिवर्सिबल प्रोसेस भी काउंट किया गया। तो हम लिखेंगे फ्रॉम क्लॉसियस थ्योरम क्या कहता है, टोटल एंट्रोपी चेंज 0 हो जाना चाहिए। एंट्रोपी चेंज का समेशन फ्रॉम स्टेट 1 से 2, एंट्रोपी चेंज का समेशन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, ठीक है, प्लस एंट्रोपी चेंज का समेशन फ्रॉम स्टेट 2 से स्टेट 1 लेस देन 0 होना चाहिए। पक्का? एंट्रोपी चेंज का समेशन फ्रॉम दिस टू दिस एंड फ्रॉम दिस टू दिस मस्ट बी लेस देन 0, क्योंकि पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है, साइक्लिक प्रोसेस में इरिवर्सिबल प्रोसेस भी आपको काउंट किया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि यहां से यहां क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यहां से यहां क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और इसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस से कनेक्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस है इसमें, तो हम इसको चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है डी क्यू, यहां से लेके यहां तक इरिवर्सिबल बाई टी 1 से लेके 2 तक प्लस डी एस 2 से लेके 1 तक। कोई दिक्कत? अब हम एक काम करते हैं, 1 से 2 को मैंने 2 से 1 को उल्टा कर देते थे, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो इसका लिखा जा सकता है 1 से लेकर 2 तक डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी माइनस, देखिए इसको उल्टा कर दे रहे हैं, डी एस 1 से लेकर 2 तक लेस देन 0, ठीक है। इसको आप उस साइड ले जाओ तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी 1 से लेकर 2 तक डी एस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक। ये क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था, इसके लिए था, ये रिवर्सिबल वाला था। और ये कितना हो जाएगा, सिंपली S2 माइनस S1, जिसको लिखा जा सकता है डेल एस, और इसीलिए आप लिख सकते हैं डेल एस इज ग्रेटर देन, डेल एस इज ग्रेटर देन व्हाट, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। इसमें इंटीग्रेशन को हम हटा देते हैं, यहां से भी और यहां से भी, तो इसको सिंपली ds लिख सकते हैं, और यहाँ dq इरिवर्सिबल बाई t लिख सकते हैं। ये रिलेशनशिप आप ध्यान रखिएगा, किसके लिए वैलिड है, इरिवर्सिबल के लिए आपका वैलिड है। ये खाली रिलेशन याद रखिएगा, ये सब नहीं याद रहेगा तो भी आप काम करें। हम इसको इस तरीके से लिखने के बजाय चाहते तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, देखिए कैसे, तो इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक, यहां से यहां जाए 1 से लेकर 2 तक डी क्यू इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है तो हेड ट्रांसफर इरिवर्सिबल का होगा बाई टी, प्लस यहां से लौटकर यहां आइए तो डी क्यू, इस बार रिवर्सिबल पाथ से आ रहे हैं, रिवर्सिबल बाई टेन टी, कहां से कहां आए, तो 2 से 1 तक, ये जाए 0। तो आप इसको लेकर आगे बढ़िए, चाहे इसको लेकर के आगे बढ़िए, ठीक है। यहां पर फिर क्या करते हैं, इसको यही छोड़ देते हैं और इसके जगह पर आप इसको लेते हैं, फिर से आप आगे बढ़ के यही चीज आपको जवाब मिले, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
इंट्रॉपी हम लोग सीख ही रहे हैं, तो थोड़ा सा, वैसे तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एंट्रोपी के एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमें उसको थोड़ा सा पहले से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कुछ आइडिया हमें होना चाहिए। तो मैं वहां पर के बजाय यहीं पर आपको थोड़ा सा बता दूँ। जैसे आप देखिए, एंट्रोपी का यूनिट जूल पर केल्विन। कार्बन के दो एलोट्रोप के एंट्रोपी हमें पढ़ना है, ग्रेफाइट एंड डायमंड। हम लोग पढ़े हैं कि रैंडमनेस ज्यादा हो, डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो, तो एंट्रोपी भी ज्यादा होता है, ये हमने पढ़ रखा। तो ग्रेफाइट और डायमंड में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखिए, ग्रेफाइट का 5.7 और डायमंड का 2.4 है। ज्यादा किसका है? ग्रेफाइट का है। ग्रेफाइट में आप देखिए लेयर वाइज आपको कनेक्टेड होते हैं, और एक लेयर का एटम दूसरे लेयर के एटम से कनेक्टेड नहीं होता, जबकि डायमंड में एक ही एटम 4 एटम से कनेक्टेड होता है। ग्रेफाइट में एक एटम 3 ही और एटम से कनेक्टेड होता है, लेकिन डायमंड में एक एटम 4 एटम से कनेक्टेड होता है। बढ़िया से कनेक्टेड है, बॉन्डिंग है, रेंडमनेस कम होगा, एंट्रोपी भी कम होगा। समझ में आया? यहां देखिए, व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर जब देखते होंगे तो आपको व्हाइट फास्फोरस एक मोनोमेरिक यूनिट के फॉर्म में पाया जाता है, जबकि रेड फास्फोरस आपको पॉलीमेरिक चेन के फॉर्म में पाया जाता है। जब ये मोनोमेरिक यूनिट के फॉर्म में पाया जाता है और ये आपको पॉलीमेरिक चेन के फॉर्म में पाया जाता है, तो रैंडमनेस की बात करें, अकेला एक का रैंडमनेस ज्यादा होगा, लेकिन जो आपस में चेन की तरह कनेक्टेड होगा उसका रैंडमनेस कम होगा, और ये यहां से भी आपको बताया जाता है। H+ एक्वस आयन का एंट्रोपी का वैल्यू आपको 0 होता है, ये अज्यूम किया गया, ठीक है। सिमिलर कंपाउंड में जितना ज्यादा आपका मास होगा, एंट्रोपी उसका उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। यहां पर इस तरह का कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, एक्स का वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ाइएगा, मास ओवरऑल बढ़ेगा और एंट्रोपी का वैल्यू भी आपको बढ़ते चला जाएगा। यहां आइए, यहां से जब आप यहां आए, यहां भी देखिए, मास बढ़ा एंट्रोपी बढ़ा, मास बढ़ा एंट्रोपी बढ़ा। यहां भी आप देखिए, यहां से यहां आए, मास बढ़ा एंट्रोपी बढ़ा, यहां आए, मास बढ़ा एंट्रोपी बढ़ा, है कि नहीं? एक चीज और देखिए, O2 से जब हम N2 जाते हैं तो मास घटा, एंट्रोपी आपको घटा। तो एक इनडायरेक्ट रिलेशन कर सकते हैं हम लोग कि इनडायरेक्ट, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा कि मास ज्यादा हो तो एंट्रोपी ज्यादा होना चाहिए। इनडायरेक्ट रिलेशन है कि मास ज्यादा है तो एंट्रोपी भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें कोई केमिकल रिएक्शन दे दिया जाए और उसमें हमें एंट्रोपी चेंज को देखने के लिए कहा जाए, तो फेज चेंज में आप देख सकते हैं, फेज चेंज अगर आपको अगर आपको कोई सब्सटेंस मोर ऑर्डर्ड से लेस ऑर्डर्ड में जाता है, मोर ऑर्डर्ड का मतलब एंट्रोपी कम और लेस ऑर्डर्ड का मतलब एंट्रोपी ज्यादा। तो एंट्रोपी कम से ज्यादा की ओर जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, इसलिए एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन आपका पॉजिटिव होगा। तो इन जनरल देखा जाए, इन जनरल, नॉट ऑलवेज, सॉलिड से जब लिक्विड में जाते हैं तो मोर ऑर्डर में से एंट्रोपी कम है, से मोर एंट्रोपी की ओर जाते हैं। लिक्विड से आप गैस में जाइए या आप सॉलिड से कहां चले गए, सीधे गैस में चले गए, ऐसे केसेस में आपका एंट्रोपी बढ़ेगा, ठीक है। इन सभी केसेस में डिलीशन पॉजिटिव। इसी तरह से कोई केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन भी ले लीजिए, जैसे एक ले लीजिए CaCO3 सॉलिड हीट करने पर CaO सॉलिड एंड CO2 गैस में चेंज होता है।
तो सॉलिड और सॉलिड इन सबका तो एंट्रोपी कम होता है, लेकिन इनके कंपैरिजन में गैस का कितना होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा आपको, पॉजिटिव। और सोच लीजिए इस तरह का, जैसे 2 कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस क्या देगा, 2CO गैस। तो यहाँ गैस के 1 मॉलिक्यूल और यहाँ गैस के 2 मॉलिक्यूल बढ़ गया, इसलिए एंट्रोपी आपको पॉजिटिव हो जाएगा। और कुछ ले लीजिए, C सॉलिड प्लस O2 गैस देगा CO2 गैस। C सॉलिड प्लस O2 गैस क्या दे देगा आपको, CO2 गैस। तो इस केस में अब इनके एक्चुअल एंट्रोपी के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो इन जनरल डेल एस आपको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इन जनरल डेल एस आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। या ये एम्बिगुअस है, एक्चुअल वैल्यू पर डिपेंड करेगा। कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यू, और वो क्वेश्चन में आपको दिया है। और कुछ सोच सकते हैं, CO2 सॉलिड है, CO2 गैस में क्या हो जाएगा, सॉलिड आपको गैस में जा रहा है, बढ़ रहा है, तो डेल एस आर पॉजिटिव। इसके बाद आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।